लेट्स टॉक अबाउट हाउस नंबर 10, कर्म भाव। ये सिर्फ करियर का घर नहीं है, ये आपके प्रोफेशन, पब्लिक स्टेटस, रेप्यूटेशन, अथॉरिटी और आपकी लेगेसी भी है। देखो, नाइन्थ हाउस में ना सोल को अपना पर्पस मिला, नॉलेज विजडम भी बढ़ी, पर वहां सोल को एक रियलाइजेशन होता है कि सारी नॉलेज अब तक यूजलेस है जब तक वो किसी के काम ना आए। तो टेंथ हाउस वो जगह है जहां सोल विजिबल होती है। सोल बाहर निकलती है, मार्केट प्लेस जाती है और सोसाइटी को सर्व करती है। चाहे आप जॉब करो या बिजनेस, आप किसी ना किसी वे में सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हो। अब उस मार्केट प्लेस में आप कैसे दिखोगे, एक लीडर बन के या फिर एक इनविजिबल वर्कर बन के जो मेहनत तो पूरी करता है पर जिसका काम भीड़ में कहीं खोसा जाता है, वो कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाता। इसीलिए स्ट्रॉन्ग टेंथ हाउस आपको अथॉरिटी और फेम दिलाता है। यू लीड लाइक अ किंग एंड सर्व योर ऑडियंस विद प्राइड। वहीं जो वीक टेंथ हाउस होता है, काम तो करवाता है मगर बिना किसी डायरेक्शन के। एक कंफ्यूजन सी स्टेट बनी रहती है जहां आपको आपकी आइडेंटिटी नहीं मिल पाती। वो डर रहता है कि विल आई एवर बी रिस्पेक्टेड फॉर व्हाट आई डू। टेंथ हाउस का सबसे गहरा कनेक्शन ना सन से है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, सन ईस्ट से राइज होता है, जो आपका फर्स्ट लग्न है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, सन अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंचता है, डायरेक्टली लुकिंग एट द टेंथ हाउस। इसलिए जो लोग 12 नून के आसपास पैदा होते हैं, उनकी कुंडली में सन अक्सर टेंथ हाउस में होता है। यहाँ सन को दिग्बल यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। ही इज द किंग एट हिट्स पीक। 12 नून पर ना सूरज ब्राइटेस्ट होता है, वहां पर कोई शैडोज नहीं होती। क्यों? क्योंकि सन बिल्कुल आपके सर के ऊपर है। इसीलिए आपकी वीकनेस, आपकी लिमिटेशन सब पब्लिक के सामने एक्सपोज होती है। इस स्टेज पर शाइन करने के लिए आपको आपके काम में ना मास्टरी करनी ही पड़ती है। हेयर योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर बॉडी कनेक्शन की बात करें तो फिजिकली टेंथ हाउस रूल करता है आपके नीज को। नीज ही हैं जो आपको क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, आपको टॉप पर ले जाते हैं। पर नीज का एक और काम है, नील डाउन करना, झुकना। जिन लोगों का टेंथ हाउस बैलेंस नहीं होता, उन्हें अक्सर नीज प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि रूल करने के लिए पहले आपको सर्व करना आना जरूरी है। इट इज बेसिकली द बैलेंस बिटवीन स्टैंडिंग टॉल एंड हम्बल सर्विस। अगर बात करें कि आप अपने टेंथ हाउस को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हो, तो वो बेसिकली तीन चीजें हैं जिनको अगर आप फॉलो करो तो आप अपने टेंथ हाउस को स्ट्रांग कर सकते हो। सबसे पहला, कोई ना कोई आप अपने काम में स्पेशलिटी लेके आइए, आप अपने काम में मास्टर बनिए। आप अपनी स्किल को एकदम पक्का कर लीजिए, आप अपनी स्किल को एकदम एस करिए, उसमें एकदम नंबर वन हो जाओ, बहुत मेहनत करो। जब आप अपने काम में स्पेशलाइजेशन करते हो ना, तो दुनिया आपको वो स्टेटस देने के लिए मजबूर हो जाती है, वो अथॉरिटी देने के लिए मजबूर हो जाती है। तो आप अपनी स्किल पर बहुत काम करो। दूसरा, सन इज वेरी पंक्चुअल। ओके ना, तो आपको पंक्चुअलिटी बिल्कुल पकड़नी है, बी ऑन टाइम। ये यूनिवर्स को ना सिग्नल देता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हो। सन पंक्चुअलिटी का सिंबल है। और आप सारे ना सोलर एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर उतार लो। सोलर डिसिप्लिन, जैसे सनराइज पर उठना, एक्सरसाइज करना, सूर्य नमस्कार करना। बस आप अपने इंटरनल सन को एक्टिव रखो एंड सी द लीडर अवेकन इन यू। आई होप आपको टेंथ हाउस का लॉजिक और उसकी डेप्थ समझ में आई हो। रिमेंबर, टेंथ हाउस आपका कर्म भाव है, और अगर आपको एक किंग की तरह लीड करना है तो अपनी पहले स्किल्स को मास्टर करना होगा और सोसाइटी को सर्व करना सीखना होगा। इस वीडियो का पर्पस बस यही था कि मैं आपको टेंथ हाउस और सन की नेचुरल एसोसिएशन समझा पाऊँ। अक्सर 90% लोगों की कुंडली में ना सन टेंथ हाउस में नहीं होगा, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक लीडर नहीं बन सकते। सच ये है कि टेंथ हाउस और सन का कनेक्शन प्रिंसिपल्स पर चलता है। बस आप अपने इंटरनल सेल को एक्टिव रखिए, अपने डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी और ओनरशिप के साथ। आपका सन चार्ट में कहीं पर भी बैठा हो, अगर आप ये सोलर एट्रीब्यूट्स अपना लेंगे तो आपका टेंथ हाउस अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। तो बस आप अपने अंदर के लीडर को जगाइए और अपने काम से, अपने कर्म से दुनिया को रोशन कीजिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की, जिसे हम लाभ भाव कहते हैं। ये वो घर है जहां यूनिवर्स आपको यस बोलता है। द हाउस ऑफ सडन गेन्स, प्रॉफिट्स, अबंडेंस, इनकम और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डिजायर्स।
आपने जो भी सपने देखे हैं उनका फुलफिलमेंट इसी घर से ही होता है। 10th हाउस में सोल ने मेहनत की, अथॉरिटी पाई, पर 11th हाउस में आकर सोल को एक बहुत बड़ी बात समझ में आई कि नो किंग इज अ किंग विदाउट अ किंगडम। आप अकेले कितने भी बड़े बन जाओ, जब तक आपके पास एक सोशल सर्कल नहीं है, दोस्त नहीं है, या वो लोग नहीं हैं जो आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करें, आपके साथ रह सके, तब तक वो सक्सेस अधूरी है। आपकी रियल पावर आपके कनेक्शंस ही हैं। ये ट्रांजिशन है माई सक्सेस से इम्पैक्ट तक का। अगर सोल यहाँ एक्सपैंड नहीं करती, लोगों से मिलती जुलती नहीं, तो वो लोनली हो जाती है। और आप जब भी आइसोलेट होते हो तो आप अपने गेन्स और अबंडेंस को भी लिमिट कर देते हो। इसलिए कहते हैं कि बाहर निकलो, लोगों से मिलो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कहां से यूनिवर्स आपके लिए न्यू न्यू डोर्स ओपन कर देगी। वो एक इंपॉर्टेंट कोट है ना, योर नेटवर्क इज नेट वर्थ। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो ये घर रूल करता है आपके एल्डर सिबलिंग्स को, स्पेसिफिकली एल्डर ब्रदर को, पैटर्नल अंकल्स को और आपके इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को। ये वो लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं और आपको लिफ्ट करने की ताकत रखते हैं जब भी आप किसी क्राइसिस में हो, या आपको एलिवेट करते हैं आपके स्टेटस से। अगर फिजिकली बात करें, बॉडी पार्ट्स की बात करें, तो 11th हाउस रूल करता है लेफ्ट ईयर, काफ्स और एंकल। जैसे एंकल्स बॉडी को पाइवट करने और डायरेक्शन बदलने में मदद करते हैं, वैसे ही 11th हाउस आपको लाइफ में ग्रोथ की तरफ पाइवट करवाता है। अब बात करते हैं हिडन एरियाज की, जो इसके कोर एरियाज हैं। फॉरेन इनकम्स, एनजीओ, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट। इसका लिंक बहुत सिंपल है, स्केल। तो 11th हाउस आपको स्केलेबिलिटी देता है। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो स्केलेबिलिटी चाहिए, बहुत मासेस से जुड़ना है, तो दिस इज द 11th हाउस। अगर अब आपको अपना 11th हाउस एक्टिवेट करना है तो आप ये कुछ चीजें फॉलो कर सकते हो जिससे आपका 11th हाउस एक्टिव रह सकता है। उसमें सबसे पहली चीज आती है मोनेटाइज योर नेटवर्क। सिर्फ लोगों को जानो या पहचानो नहीं, उनसे एक्चुअल में कनेक्ट करो। जब आप दूसरों के लिए ब्रिज बनते हो ना, तो आपका अपना लाभ या आपके जो गेन्स हैं वो अपने आप ही बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है एल्डर प्रोटोकॉल। जब भी अगर आपको लाइफ में कहीं पर भी फंस जाओ, आप हमेशा अपने मेंटर्स के पास जाओ, अपने बड़े भाई के पास जाओ। उनका पर्सपेक्टिव ही आपके लिए सीक्रेट की एज अ एक्ट करेगा, वो आपको एलिवेट करेगा, वो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प आउट करेगा ही करेगा। और ये घर आपके एम्बिशन को भी बहुत दर्शाता है। तो आप ना हमेशा अपने आप से जरूर पूछा करो कि एम आई प्लेइंग टू स्मॉल। क्यों? क्योंकि जो 11वां घर होता है वो एक्सपेंशन का घर है, हॉराइजन, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास जितना आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करोगे ना, आप अच्छी अच्छी डिजायर्स, अपनी अपनी अच्छी चीजें विश करोगे और उसके लिए काम करोगे, तो वो सब चीजें फुलफिल होंगी। अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें तो आप सोशल चैरिटी जरूर करिए। आप किसी भी ऐसे ग्रुप से जुड़ जाओ जहां पे आपका गोल आपसे बड़ा ना हो, मतलब आप एक्चुअली बड़े कम्युनिटी या बड़े मैसेस मासेस को आप सपोर्ट कर रहे हो, आप वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो आपका 11th हाउस बहुत जल्दी क्लियर होता है, वहां की जो बैड एनर्जीज होती है वो क्लियर आउट हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है, और आपकी पर्सनल वेल्थ भी वहां से जरूर खुलती है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना लो, ठीक है, अपने 10th हाउस के हार्ड वर्क से, मेहनत से, बट अगर आपके पास नेटवर्किंग नहीं है ना, उस प्रोडक्ट को शिप करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपका प्रॉफिट होगा ही नहीं। नो मैटर आपने कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बना लिया हो। तो आपका 11वां हाउस ना वो शिपिंग नेटवर्क ही है, ये आपका एफिशिएंसी कोशेंट है कि आप जितना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ, जितनी ज्यादा नेटवर्क कर पाओ, स्केल कर पाओ, तो उतना ही बेटर आपके गेन्स होंगे, उतने ही बेटर आपके प्रॉफिट्स होंगे, उतने ही बेटर आपके लाभ होंगे। अगर आपका 11th स्ट्रांग है ना, तो आपकी थोड़ी सी मेहनत और एक डिसेंट सा करियर आपको मैसिव और डिस्प्रपोर्शनेट गेन्स दिला सकता है। इट इज द हाउस ऑफ अ लेवरेज। जब आप अपना कर्म पूरी फोकस से करते हो तो यूनिवर्स आपको जेम्स और रिवॉर्ड्स के तौर पर आपको तोहफे में फ्री में देते हैं। वो इसका एक लाइव एग्जांपल या एंशिएंट स्टोरी आपको रिमेम्बर करनी है या रेजोनेट करनी है तो समुद्र मंथन वाली है, कि देव और असुर समुद्र को मंथन कर रहे थे। उन्होंने उसमें से सबसे पहले विष निकला, चीजें निकली, वो शिव जी ने कंज्यूम किया। बट उसके बाद जब आपने अपनी पूरी मेहनत कर ली तो उसमें से रतन निकले, वो वैल्यूएबल रतन निकले, अमृत निकला। तो आपकी मेहनत के बाद जो यूनिवर्स आपको देता है ना,
वो है 11th हाउस। आई होप आपको 11th हाउस अच्छे से समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं अपने फाइनल हाउस की तरफ, द 12th हाउस, द हाउस ऑफ लॉस एंड एक्सपेंडिचर। बहुत लोगों को इस घर से डर लगता है ये सुनकर कि ये लॉस का घर है, पर अगर देखा जाए तो ये फ्रीडम का घर है। ये वो हाउस है जहां आप अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नदी जब समुद्र में मिलती है तो वो अपना नाम और अपनी पहचान को खो देती है और समुद्र में मिल जाती है। ये हाउस इस फिजिकल वर्ल्ड और अगले वर्ल्ड के बीच का ब्रिज है। देखो, आफ्टर अचीविंग एंड गेनिंग एवरीथिंग ना, सोल को ये रियलाइज होता है कि आई कैन टेक एनी ऑफ दिस विद मी। खाली आती आए थे और खाली आती सबको जाना है। इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर सोल को ये रियलाइज होता है कि मेरे को एक्सपेंशन से सरेंडर की तरफ जाना है। मेरी उसकी ईगो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। 12th हाउस को ना एक दूस्थान कहा गया है। आप जितना मटेरियलिस्ट चीजों से अटैच रहोगे, ये घर आपको उतनी ही तकलीफ और लॉस देगा। लेकिन जितना आप चैरिटी और सरेंडर का एटीट्यूड रखोगे, ये घर आपको उतनी ही स्पिरिचुअल अवेयरनेस, मेंटल पीस और इनर ग्रोथ देगा। क्यों? क्योंकि ये सेपरेशन और लेटिंग गो का घर है, इसीलिए इस हाउस के कोर एरियाज भी लॉसेस, एक्सपेंस, डेट क्लियरेंस करना और वेस्ट डिस्पोजल है। अगर मैं साइकोलॉजिकल लेवल पर बात करूं तो ये सॉलिट्यूड, अकेलेपन को दर्शाता है, स्लीप, ड्रीम्स और आपके सबकॉन्शियस माइंड का घर है। देखो, 12th हाउस का काम है डिसोल्यूशन, यानी चीजों को गायब करना। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्यूमुलेट ही करते रहोगे तो आप मूव नहीं कर पाओगे, आपके पास कहीं रास्ता नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो आपको डीक्लटर करना पड़ेगा, आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको एक स्पेस बनाना पड़ेगा मूवमेंट के लिए। अब लाइफ के किस एरिया में आपको लेट गो और सरेंडर करना है, ये आपका 12th लॉर्ड बताएगा। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लीजिए 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाता है। सेकंड हाउस इसको डिनोट करता है वेल्थ और फैमिली को। तो आपका जो 12th हाउस का एरिया है जो कि लीकेज डिनोट करता है, तो वो कहाँ से फुलफिल होगी? वो होगी आपके सेकंड हाउस से फुलफिल होगी। अब सेकंड हाउस में क्या चीज है? वहां पे वेल्थ है और आपकी फैमिली है। तो अगर आप नेचुरली लेट गो और सरेंडर नहीं करोगे, चैरिटी नहीं करोगे, तो वहां पर आपका पैसा पानी की तरह बहेगा, फैमिलीज में बड़े खर्चे होंगे, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होंगे। नेचर आपसे कहती है कि अगर आपको ये एनर्जी बैलेंस करनी है तो आपको खुद से विलिंगली आपको डोनेट, चैरिटी करनी होगी। इसी ही टर्म को सोल टैक्स का कॉन्सेप्ट कहा गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको 12th हाउस से डर नहीं लगेगा। आप इसको बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाओगे। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना 12th हाउस का लॉर्ड पता करना है। आपको ये जानना है कि ये 12th हाउस का लॉर्ड मेरा किस घर में बैठा है। आई नो मैंने अभी 12th हाउस के लॉर्ड और ये सब लॉर्ड के कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाए हैं, बट मैं आपको जब धीरे धीरे मैं लॉर्ड और आगे उस पर बात करूंगा तब आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगी। बट सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 12th हाउस डिनोट करता है एनर्जी लॉस को, सरेंडर को, लेट गो को। इसका लॉर्ड जहां भी बैठा होगा, उस एरिया के रिसोर्सेज को अगर आप लेट गो करना सीख जाओगे, सरेंडर करना सीख जाओगे, उसको डिसॉल्व करना सीख जाओगे, तो आप इस घर को बैलेंस करना सीख जाओगे। अगर फिजिकली लोकेशन की बात करें तो ये फॉरेन लैंड्स, ओवरसीज, हॉस्पिटल, जेल, ये सब 12वें घर से ही देखे जाते हैं। अगर बॉडी पार्ट्स की भी बात करें तो 12th हाउस रूल करता है आपके फीट, टोज, लेफ्ट आई और लिम्फेटिक सिस्टम को। फीट बॉडी का वो पार्ट है जो एक्चुअल ग्राउंड को टच करता है। दिस इज द एंड ऑफ द फिजिकल फॉर्म। सिंबॉलिक लेवल पर इसीलिए काफी कल्चर्स में गुरु या एल्डर्स के पैर को छूना हमारे कल्चर में इसीलिए है ताकि आपकी ईगो का डिसोल्यूशन होता है। जब आप वॉक करते हो तो एक पैर ग्राउंड को छोड़ता है ताकि दूसरा पैर लैंड कर सके। तो वो जो साइनर्जी है वो एक परफेक्ट बैलेंस और परफेक्ट ब्रिज है। द 12th हाउस इज दैट लिफ्टेड फुट, द मोमेंट ऑफ अ परफेक्ट ट्रांजिशन। अगर आप बात करें इस घर को बैलेंस करने के लिए, तो आप तीन चार चीजें कर सकते हैं जिससे ये घर बैलेंस रहेगा। सबसे पहला तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि आप अपने 12th हाउस के लॉर्ड को पहचानिए। जहां पर भी वो बैठा है वहां पे वॉलेंटरीली आप अपना चैरिटी कीजिए, सरेंडर कीजिए, लेट गो करिए। वरना नेचर आपसे फोर्सफुली वो चीजें ले लेगा। कैसे? हॉस्पिटल्स के थ्रू, अदर एक्सपेंडिचर्स के थ्रू। दूसरा है स्लीप हाइजीन। आप अपना स्लीप का रूटीन बेस्ट रखिए। क्यों? क्योंकि 12th हाउस आपका बेड को भी दर्शाता है। तो अपना बेड एरिया बहुत क्लीन रखिए, कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मत कर रखिए, ज्यादा वहां पर काम की चीजें मत रखिए, उसे डीक्लटर्ड रखिए।
तीसरी चीज़ है सॉलिट्यूड। आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा-सा टाइम अपने साथ बिताइए, अकेले में बिताइए, थोड़ा शांत रहिए। और चौथा और लास्ट, फॉरेन एक्सपोज़र। आई होप आपको 12th हाउस बहुत अच्छे से समझ में आया हो कि कैसे इस हाउस की एनर्जी आपसे डिमांड करती है कि आप थोड़ा-सा हल्के हो जाओ, थोड़ा-सा एनर्जी को, रिसोर्सेज़ को लेट गो करो, उसको रिलीज़ करो। आई होप आपको 10th, 11th एंड 12th हाउस समझ आए हो। इस हाउस सीरीज में मैंने आपको डिफरेंट लाइफ एरियाज के बारे में बताने की कोशिश की है। कौन सा हाउस आपकी लाइफ के किस एरिया को डिनोट करता है, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सिर्फ हाउस के कीवर्ड्स नहीं बताऊं, बल्कि एक फ्लो की तरह समझाऊं कि कैसे आपकी लाइफ इन एरियाज में रोटेट करती है और कनेक्टेड रहती है। अपकमिंग सीरीज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको और क्लैरिटी मिलेगी जब हम प्लैनेट्स, उनके लॉर्ड्स, राशि एंड ओवरऑल वैदिक कुंडली के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू कॉमेंट फॉर एनी डाउट एंड क्लैरिफिकेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज। बाय बाय।